नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। आज देश की राजनीति के दो छोर एक ही सुर में गूंज रहे हैं। एक तरफ है मायानगरी मुंबई, जो कभी कांग्रेस की जन्मस्थली कही जाती थी, जहां से कांग्रेस का सफर शुरू हुआ और फिर कभी कांग्रेस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। दूसरी तरफ असम का काजीरंगा, जहां की वादियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राजनीतिक वजूद पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस ने देश का भरोसा खो दिया है। पीएम ने मुंबई के निकाय चुनाव के नतीजों का उदाहरण देते हुए तंज कसा कि जो पार्टी मुंबई में पैदा हुई, आज वहां की जनता ने उसे चौथे पांचवें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं है। प्रधानमंत्री ने काजीरंगा की धरा से कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स और घुसपैठियों को संरक्षण देने जैसे संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सत्ता के लिए असम की जमीन और संस्कृति को भी दांव पर लगा दिया। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक तीखे प्रहार कर रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस भी चुप नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये बयान आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले कि वो खुद कहां से आई है, उसने क्या सफर तय किया है, और ये सत्ता की कुर्सी है, ये कब किसकी हुई है। और आप जिनके सहारे आज अलग अलग राज्यों में सरकार बना रहे हैं, उन्हीं गठबंधन की छोटी पार्टियों को आप खा जाते हैं। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। आज देश की राजनीति के दो छोर एक साथ चर्चा में हैं। एक तरफ असम का काजीरंगा, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की नई इबारत लिखी, तो दूसरी तरफ मुंबई, जो कभी कांग्रेस का जन्म स्थान और गढ़ था। सियासत में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा से न केवल करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिए। पीएम ने याद दिलाया कि जिस मुंबई में कांग्रेस का जन्म हुआ, आज वहां उसकी हालत पतली है। इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्री का निशाना सीधा था। कांग्रेस की घटती लोकप्रियता, मुंबई के स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों के संदर्भ में पीएम ने कहा कि जनता अब नकारात्मकता नहीं, सुशासन चाहती है। पीएम ने काजीरंगा को असम की आत्मा बताते हुए इसे कांग्रेस के अंधकार काल से बाहर निकालने का श्रेय भी लिया। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जिसके साथ जाती है, उसे वे निगल जाती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा और इतिहास धोखे, विश्वासघात और जो साथ हो उसको निगल जाने का है। अब यही हो रहा है। जो मुंबई में चुनाव हुए, शिवसेना जो उनके साथ है, पहले तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री के रूप में लड़ाया। उत्तर जो विधानसभा थी वहां की, महाराष्ट्र की, उसमें बहुमत आने के बाद उनको किनारे कर दिया, मुख्यमंत्री से डिप्टी चीफ मिनिस्टर। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत के जश्न को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाकर अपनी अजेय छवि को मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अपना वजूद और भरोसा बचाने की है। असम की धरती पर मुंबई की हार का जिक्र करना ये बताता है कि 2026 की चुनावी बिसात बीत चुकी है और इस बार मुकाबला सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि साख और अस्तित्व का भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो आज आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जुटे हुए हैं, सियासत का सुपर संडे वो पिक्चर लगातार दिखाई रहे हैं। आपने देखा असम पहुंचे थे, काजीरंगा पहुंचे, वहां से कांग्रेस पर निशाना साधा। असम में भी चुनाव है, उसके बाद प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है यहीं नहीं रुका, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बंगाल पहुंच गए, वहां पर भी लोगों को संबोधित किया। पिच बिल्कुल तगड़ी सेट की जा चुकी है। अब तो उस पिच को भरा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सियासत के चौके और छक्के कैसे लगेंगे, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन विपक्ष को हल्के में कोई नहीं ले सकता, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बंगाल। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता वक्ता भास्कर घोष साहब जुड़ चुके हैं। भास्कर दा, नमस्ते करता हूं, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता रमन झा साहब जुड़ गए हैं। रमन भाई, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा सर मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। राणा सर नमस्ते, गुड इवनिंग। और वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक देवकी नंदन मिश्रा जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। देवकी सर, आपको भी मैं नमस्ते करता हूं। शुरुआत भास्कर दा आपके साथ ही करता हूं। भास्कर दा, जीत का कॉन्फिडेंस तो है और वो आपको पूरा कारवा तो रथ तो चलता आ रहा है ना, जीत का रथ आपका चलता आ रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, देन बिहार, नाउ इट्स बीएमसी ऑल्सो। कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण के उस साइकोलॉजिकल वॉर में भी अपना झंडा गाड़ना चाहती है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा में भी बीएमसी का जिक्र करते हैं, कांग्रेस पर टारगेट करते हैं? रोहित जी, आज संडे का दिन है। आप जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुखिया, जिसका नेता सर्वोच्च नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी है, जो 11 साल से एक दिन भी बिना छुट्टी के काम किए हैं। अच्छा। और इसी का एक छोटा सा ये देख रहे हैं, छोटा सा उदाहरण देख रहे हैं कि आज संडे होते हुए भी हम लोग आपके साथ वाह देशवासी तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जिस देश का प्रथम प्रधानमंत्री 75 साल उम्र में भी काजीरंगा से बंगाल से लेकर सारा पृथ्वी भ्रमण करके भी आज यही घोषणा कर रहे हैं कि देश का सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस 125 साल के ऊपर पुराना जो पार्टी है, और उस पार्टी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, काजीरंगा से लेकर दिल्ली तक जी आज सिर्फ एक साइन बोर्ड बन के रह गया है। जो असम में पहला बरदुली कांग्रेस के थे, वो 1890 से 1950 तक सीएम रहे और उसके बाद कांग्रेस का बहुत सारा सीएम आए, लेकिन आज जो कांग्रेस का सीएम है जी, सॉरी भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता। हाँ। तो इसी को शायद प्रधानमंत्री ने बोला, जो अपना उद्घोष किए कि आज कांग्रेस जो देश का सबसे पुरानी पार्टी है, वो पार्टी आज देश के सबसे छोटा पार्टी होकर रह गया। बीएमसी चुनाव उसका एक उदाहरण है, बिहार चुनाव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव उसके सबसे बड़ा उदाहरण है। ओके। और आज कांग्रेस पार्टी जब इतना दिन असम में राज किया तो भूपेन हजारिका एक उज्जवल ज्योतिष का है असम में जी, लेकिन उनको भारत रत्न देने का प्रयास और देने का मंशा किसने किया? वाह, यानी भास्कर दा कह रहे हैं कि हम विकास भी करेंगे, विरासत को भी संजोएंगे, और इसीलिए क्योंकि भास्कर दा कह रहे हैं कि इट्स बीन मोर देन 11 इयर्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। इस पर देवकी सर मुस्कुरा रहे थे। मैं आ रहा हूं देवकी सर आपके पास तुरंत, लेकिन रमन भाई एक बार आप रिएक्ट कर दीजिए। रमन भाई, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की जन्मस्थली रही भारतीय जनता पार्टी नहीं बॉम्बे, लेकिन आज उसी बॉम्बे की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस चौथे और 5वें नंबर की पार्टी बन गई। आपको नहीं लग रहा कि ये दिस इज अ बिग डेंट ऑन कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें जी कि कांग्रेस की जन्मस्थली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ओके संपूर्ण भारत है। हाँ। कांग्रेस ने कभी भी क्षेत्रीयवाद के नजर से देश को देखा ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वह प्रधानमंत्री जब असम आए हुए थे तो उन्होंने एक बार भी यह चर्चा नहीं किया कि अभी कुछ दिन पहले जो अष्टलक्ष्मी कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की घटना पर वो मौन रहते हैं। अभी असम के ही
कार्बी आंलॉन्ग में क्षेत्रतावाद के नाम पर, सिख शेड्यूल के नाम पर जो हिंदी भाषियों को के घर को जलाया गया, दुकानों को जलाई गई, वहां बंगाली संप्रदाय के एक युवक सूरज घोष जो फिजिकल हैंडीकेप था, उस आगजनी में घटना में जिंदा जल गया, उस पर मौन थे, केंद्र मौन था, मुख्यमंत्री मौन थे। उन्होंने अभी वो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता घोष साहब ने कहा है कि उन्होंने भूपेंद्र के वो भारत रत्न देने का प्रयास कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन आज आपने देखा होगा कि विश्व प्रसिद्ध जुबिन गर्ग के मृत्यु पर एक शब्द के शोक संवेदना आज प्रधानमंत्री ने नहीं कही है। और जो कांग्रेस में पहले भाजपा के नजर में जो कांग्रेस का सबसे भ्रष्ट मंत्री था, जिसके बारे में जब भाजपा के इंचार्ज यहाँ आया करते थे आहलूवालिया और कई लोग कहते थे कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो हम इन्हें जेल ले जाएंगे, जिनका नाम विश्ववर्धन केस में, सारा घोटाला जैसे केस में जिस नेता का था, वह जैसे ही भाजपा ज्वाइन किया, और भाजपा ज्वाइन ही नहीं किया, आज भाजपा का मुख्यमंत्री है। बिल्कुल उसी भ्रष्ट नेता के आधार पे, भारतवर्ष के सबसे भ्रष्ट नेता के नाम पे आज भाजपा असम में सरकार चला रही है, और ये असम की जनता बहुत बढ़िया से जानती है। रमनदा, आपने शुरुआत की कि कांग्रेस जो है वो खुद को एक किसी राष्ट्र की पार्टी या किसी सीमा में बांधकर नहीं रखती। आप कह रहे हैं वो असम चला रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पिछले तीन टेन्योर से हमें देश की जनता चुन रही है भारत चलाने के लिए, भारतवर्ष को चलाने के लिए। वेयर इज कांग्रेस? लोकतंत्र की खूबी है। कांग्रेस ने कभी संविधान का हनन नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं? देखिए, साम दाम दंड भेद की राजनीति में, दाम और दंड और भेद की राजनीति में माहिर भाजपा आज के दिन में लोकतंत्र की गला घोट रही है, संविधान की गला घोट रही है। अगर यह काम किसी पूर्व में किसी और राजनीतिक दल ने किया होता तो भाजपा आज सत्ता में होती ही नहीं। अपने राजनीतिक जीवन काल में 4 बार नाम बदलने वाली यह दल, अपने राजनीतिक जीवन काल में 4 बार नाम बदलने वाली यह दल, अगर यह कहती है कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो रमनदा, मैं ये कह रहा हूँ, अगर सारी चीजों को ये हाईजैक कर चुके हैं तो वो 400 पार वाला दाव क्यों धराशायी हो गया? एक बार ओपनिंग ले लूं, फिर वापस आ रहा हूँ रमन जी आपके पास। देवकी जी, एक बार फिर आ रहा हूँ, एक बार ओपनिंग ले लूं सबकी, 2-2 मिनट दूंगा सबको, उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म है। देवकी जी प्लीज। देवकी जी, प्रधानमंत्री अस्तित्व की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चिंता का विषय है कि नहीं है? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी है। बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, फिर तो हिटलर शाही हो जाती है। अभी मैं देख नहीं पाया किसी ने कोई आपसे पहले जो पहला कमेंट आप दे रहे थे कि प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते हैं। भास्कर घोष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बंगाल में रहते हैं, बंगाल को देखते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं कि देश के लिए काम कर रहे हैं? वो तो प्रचार मंत्री हैं। आप देखिए, पहले प्रधानमंत्री जब चुनाव होता था, रैलियां होती थी, तब चुनाव शुरू हो जाता था, तब प्रचार करने जाते थे। कि असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इस वजह से प्रधानमंत्री की सारी यात्राएं असम और बंगाल में हो रही हैं। तो चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, वो छुट्टी लेकर के ये काम कर रहे हैं, वो देश के लिए, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, सरकार अलग है। इस बात को सबसे पहले समझना होगा। दूसरी बात, कांग्रेस की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जितना बीजेपी कांग्रेस के बारे में बात करेगी उतना ही कांग्रेस आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। और इसका सीधा उदाहरण है कि 2019 में जो कांग्रेस थी, 2024 में 100 सीट पर निपट गई, 100 सीट तक पहुंच गई और बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। तो कांग्रेस जितनी बात बीजेपी या मोदी जी कांग्रेस की करेंगे, उतनी ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और यही चीज मैं आपको पहले का बताऊं, पहले क्या होता था कि पहले लोग मोदी के खिलाफ बोलते थे, कांग्रेस वाले। ठीक है। आज मोदी प्रधानमंत्री बन गए। जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के नेता बयान देते रहते हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो चार्ट आप चला रहे हैं कि कांग्रेस सिमटती जा रही है, आप देखिए क्या है कि पूरे देश में ये बीएमसी का चुनाव कितने दिन बाद हुआ है, ये आपको जानकारी है? बीएमसी का चुनाव 2022 में हो जाना चाहिए था। 17 में चुनाव हुआ था, 22 में हो जाना चाहिए था। बीजेपी ने क्यों नहीं कराया? बीजेपी वहां सत्ता में थी, क्यों नहीं कराया? बीजेपी को लग रहा था कि चुनाव हम जीत नहीं सकते हैं।
और आज चूंकि जीत के आगे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपको एक डेटा देखना चाहिए वोट फॉर डेमोक्रेसी का। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने कहा है कि बिहार में 135 सीटें बीजेपी ने और जेडीयू ने कैसे जीती हैं, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। कभी उस पर शो करिए, कभी उस पर शो करिए, तो बीजेपी वाले जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पता अब कोई जुड़ेगा नहीं फिर क्या। लेकिन देवकीदा, अभी जैसे भास्कर दा की बात आपने कही कि वो प्रधानमंत्री ने छुट्टी नहीं ली, अब आज प्रधानमंत्री असम पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की, फिर 2 अमृत भारत ट्रेनें दी। ये तो सरकार के लिए, ये तो जनता के लिए था ना, ये बीजेपी कार्यकर्ता थोड़ी घूमेंगे सिर्फ। काजीरंगा का प्रोजेक्ट कितने का है? एक प्रधानमंत्री की रैली पर 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 6,950 करोड़ का आपके जेब से जा रहा है। आज 3 रैलियां हैं। देवकीदा, 6,950 करोड़ का प्रोजेक्ट है काजीरंगा का जो प्रोजेक्ट। प्रवक्ता होके आए हैं, लेकिन कुछ सच चीजें भी जान लीजिए। काजीरंगा प्रोजेक्ट आज से 2 साल पहले 6,000 लगभग 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सिर्फ काजीरंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट रहा। इसके अलावा 2 नई अमृत भारत ट्रेनें दी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, भास्कर दा यही कह रहे हैं कि वो जनता को समर्पित कर रहे हैं, बीजेपी को समर्पित थोड़ी कर रहे हैं। पैसे की चिंता है प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को, तो दिल्ली में बैठ करके ये सारे बटन दबाए जा सकते हैं। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है। आप कल एक वंदे भारत ट्रेन चली है, कल मैं एक टेलीविजन चैनल पर बैठा हुआ था, उसका जो मिनिमम किराया है वो 900 रुपए है। मतलब 900 रुपए से कम का टिकट नहीं है। इसके अलावा जो टिकट है 3870 रुपए का उसका टिकट है। देश में किसी क्लास में, फर्स्ट क्लास को अगर आप छोड़ दीजिए, सेकंड एसी तक में देश में कहीं 3870 रुपए का टिकट नहीं है। आप देश में जहां चाहिए वहां चले जाइए। लेकिन इस एक ट्रेन ऐसी चल रही है और उसे बताया जा रहा है कि ये गरीबों के लिए चल रही है। 3870 रुपए में तो मैं टिकट नहीं खरीद पाऊंगा भाई। मेरी हैसियत नहीं है खरीदने की। देवकीदा, आज आप बहुत अच्छी एडवाइस, आज आप एक एडवाइजर की तरह काम करो और ऐसा होना भी चाहिए। आप बड़े भी हैं, आप जो एडवाइस करेंगे वो तो मैं सुनूंगा ही कम से कम, कि शो क्या करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम जाएंगे, दिल्ली से ही बटन दबा दे। मैंने कहा कि एक वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट आई I'll do that, I'll read, मैं करूंगा उसको। एक बार संजय जी के पास में हुआ था। संजय जी, आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र, अगर कांग्रेस वाकई इतनी हल्की है, अगर कांग्रेस कहीं है ही नहीं, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है, तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा चेहरा अगर अपने हर बातों में कांग्रेस की बात करता है, कांग्रेस का जिक्र करता है, तभी तो कांग्रेस कहती है कि इनके सपनों में भी कांग्रेस आती है, राहुल गांधी आते हैं। यही बात तो संजय अभी कही। रोहित जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। देखिए ऐसा है कि बात उसी की जाती है जो बात करने लायक होता है। अब सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर जो है भारतीय जनता पार्टी के कौन है? राहुल साहब हैं। राहुल साहब जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल जाता है। तो ब्रांड एम्बेसडर को कोई भूल नहीं सकता। अभी देखिए बहुत सारी बातें हुई चर्चाओं में कि बटन दबा के उद्घाटन हो जाना चाहिए, गरीब रथ चलना चाहिए, विकास नहीं होना चाहिए। ये बताइए, जब नेहरू जी थे 555 का सिगरेट विदेश से आता था। राजीव गांधी साहब थे तो वो जानते ही आप, INS विक्रांत पे बैठ के छुट्टियां मनाने जाते थे। तो समय किसी को याद नहीं आता था पैसा बचाने का। आज बहुत ज्यादा पैसा बचाने का याद आ रहा है। ये बताइए, राहुल गांधी साहब जो विदेश जाते हैं उसका पैसा कौन देता है? कहीं ना कहीं किसी न किसी के तो पैसा लग ही रहा होगा ना। कहां से आता? कभी किसी ने खानदान में नौकरी तो की नहीं है, वो आमदनी कहां से हुई? उस पर नहीं जाते, मुख्य मुद्दे पे आते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप बात करेंगे सबसे बड़ी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी अगर ये हालत होती है तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। देखिए बड़ा दुख होता है कि लोग बोलते हैं 99 सीट पा गए। ये बताइए, आप का परसेंटेज गिरते जा रहा है, आपकी सीट गिरती जा रही है, और आप ऐसी पार्टी से हार रहे हैं जो किसी जमाने में उसकी सिर्फ 2 सीट हुआ करती थी, आपके पिताजी के जमाने में। तो उस पार्टी से अगर हार रहे हैं तो उसका कारण भी है। देखिए अगर आप चुनाव की बात करेंगे, BMC छोटा इलेक्शन नहीं है। 9 स्टेट का जो बजट है देश में, हमारे 9 स्टेट है, उसका बजट EMC से कम है। उसको आप छोटा मान ले रहे हैं। आपका स्ट्राइक रेट 23% रहा है, AIM का स्ट्राइक रेट 30%। अरे कम से कम शर्म तो करनी चाहिए कि हम हार क्यों है। देखिए चिंतन करने की बहुत जरूरत होती है। और देश का प्रधानमंत्री दोनों काम करता है, प्रचार भी करता है अपने देश का, अपनी पार्टी का, और देश का विकास भी करता है। ये बताइए विकास कहां नहीं हुआ? अब एक एक चीज धरातल से उठा के देख लीजिए, हम चर्चा करने को तैयार है सबके साथ, कहां पे विकास नहीं हो रहा भाई। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, आप इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, चाहे बेरोजगारी की बात कर लीजिए, तो सब जगह है। स्टेटिक्स की बात अभी हो रही थी। एक कंपनी है, एक NGO है जर्मनी की, जो स्टेटिक्स देती है भुखमरी किस देश में सबसे ज्यादा है, सबका स्टेट, वो NGO है रोहित भाई, उसकी बात करनी चाहिए भाई। डेटा
फॉर जो आप पॉलिटिक्स बोल रहे हो वो क्या ऑथराइज कंपनी है? मेरे पास भी 4 कंपनियां चलती है और इसी तरह पे स्टेटिक्स करती है, हम स्टेटिक्स दे तो मेरी भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जो भी स्टेटिक्स दी जाए वो मान्य कंपनी हो, उसका आधार होना चाहिए, उसके स्टेटिक्स होने चाहिए, उसके फैक्ट्स होने चाहिए, उसके साथ बैकअप का रेफरेंसेस पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हम आके अगर कुछ बोल देंगे तो नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री प्रचार क्यों ना करें? वो अपने प्रचार क्यों नहीं कर सकते? और आप अपने घर में क्यों बैठे हुए? आप भी प्रचार करना चाहिए। आपको विदेश में किसने बोला जाने के लिए? किसी ने नहीं मना किया आपको विदेश चाहिए, आप आगे प्रचार कर दिए। भाई, देश में बीएमसी का चुनाव हो, जो विधानसभा का चुनाव हो, असम में आपकी पार्टी नहीं है सत्ता में, आपको प्रचार करना चाहिए। बंगाल का चुनाव आ गया, आपको प्रचार करना चाहिए। तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और चर्चा अगर हम विकास की बात कर रही है तो एक एक मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का टारगेट रोहित भाई कर रहे हैं। तो संजय जी, ये सवाल कितना वाजिब है? मैं इस सवाल को अपनी डिबेट में कंटिन्यू करूं कि ना करूं कि प्रधानमंत्री घर से, दिल्ली से भी तो बटन दबा सकते थे। नहीं, बिल्कुल बटन दबा सकते थे, बटन दबा सकते थे, लेकिन दुनिया से लोगों से कनेक्ट कर सकते थे। जो लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री पे है, जो लोगों के सामने देखने की खुशी होती है, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की खुशी होती है, प्रधानमंत्री को आंखों से देखने की खुशी होती है, वो खुशी बटन से नहीं दे सकते। अगर मैं आपके 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, अगर मैं आपके स्टूडियो में आता और हम आपसे मिलते, रूबरू होते, उसकी फीलिंग और वर्चुअल फीलिंग में अंतर नहीं है। अरे बैठ के हम अमेरिका से ही बात करते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी, कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही डिफरेंस है। वो कनेक्ट तो खो गई है। कांग्रेस कम से कम ये बात कह रहे हैं संजय भाई। मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास रमन जी, लेकिन भास्कर दा मैं ये कह रहा हूं, वो कांग्रेस ये तो कह रही है कि अगर हम कहीं भी नहीं है, राहुल गांधी कहीं घूम भी नहीं रहे हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी के वर्स्ट नाइटमेयर है कांग्रेस एंड राहुल गांधी। रोहित जी, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, देश का 2 ही नेशनल पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस है। ओके। और कांग्रेस से दावा करते हैं कि 125 साल पुराना पार्टी है, देश को उन्होंने तैयार किया, देश को गढ़ा, IIT, IIM सब आजाद कराया देश को। यस, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बिहार इलेक्शन चुनाव जब चल रही थी, जिस दिन उसको मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन करना था, राहुल गांधी विदेश में थे। अच्छा। जिस दिन यहाँ पे चुनाव होते, राहुल गांधी विदेश में चले जाते हैं। ये देश का समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी जब चुनाव के दौरान यहाँ पे होना चाहिए था, वो विदेश में चले जाते हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरा को करके, सीमित करके, वो देश का कोई इंपॉर्टेंट इशू विदेश दौरा, जिस दिन आपका दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उन्होंने सऊदी अरबिया का दौरा छोड़ करके इस देश में आके देश का नागरिक के बगल में खड़े हुए थे। ठीक है, तो आप बोलिए देश किसको चुनेगा? जो प्रधानमंत्री अपने सोने का समय कम करके फिजिकली जा करके उनके उस देश का, उस स्टेट का लोगों के साथ खड़े होते हैं। दो साल पहले काजीरंगा फॉरेस्ट का उन्होंने जब गए थे, तब उन्होंने इसका जिक्र किए थे, आज उद्घाटन करके दिखाए जी। राहुल गांधी एक प्रोजेक्ट का नाम बताया कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ऐलान किया था और उद्घाटन किए हैं। कांग्रेस जमाने में हम लोग देखते थे, प्रोजेक्ट का ऐलान होता था, उद्घाटन कभी नहीं होता था। आज प्रधानमंत्री एक भी प्रोजेक्ट, छोटे से बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो उन्होंने ऐलान किया और उद्घाटन नहीं किए। तो आज कांग्रेस वालों को यह सोचना चाहिए कि उनके सर्वोच्च नेतृत्व कहां है? ना कर्नाटक में है, ना हिमाचल में है। ठीक है। राहुल गांधी कितनी बार हिमाचल दौरा करते हैं? तो जेन्युइन सा सवाल है। राहुल गांधी कितना कर्नाटक दौरा करते हैं? बात है कि कांग्रेस वो जागीर का पार्टी हो गया है, जो जागीर दे दिया एक स्टेट को। ठीक है। और उस स्टेट में राहुल गांधी कभी नहीं जाते हैं। राहुल गांधी इशू छेड़ते हैं इलेक्शन का पहले कि वोट चोरी हो जाते हैं, और जब वोट निकल के आता है तो 5 नंबर 4 नंबर में चले जाते हैं। तो ये जो एक आगे रमन भाई, उन्होंने जो पॉलिटिक्स का एक नया मोड ऑफ पॉलिटिक्स किया, ऑलवेज नेगेटिव पॉलिटिक्स, जो प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं, ऑलवेज नेगेटिव पॉलिटिक्स। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश में सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन देशवासी हमें वोट दे रहा है। रोहित जी, आप बताइए, देश में सब कुछ खत्म हो गया तो देशवासी क्यों हमें वोट दे रहा है? वो तो राहुल गांधी को वोट देना चाहिए। बिहार इलेक्शन में राहुल गांधी 5 में सीमित हो गए। फल दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। राम भाई, आप देख रहे हैं भास्कर दा को आपकी कितनी चिंता है। मतलब सीनियर चेहरे हैं, आप लोग सब साथ में बैठते होंगे, चाय कॉफी पीते होंगे, लेकिन देख रहे हैं कितनी चिंता है। वो भी मान रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विपक्ष होना चाहिए, स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए। और मैं सीरियसली पूछूं आपसे, मैं जानना चाहता हूं सच में आपसे, या तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के ग्राउंड लेवल पे जो काम चल रहा है वो दिख नहीं रहा, या तो वो काम हो रहा है या तो नहीं हो रहा। आप मुझे बता दीजिए, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, या सिर्फ अब कांग्रेस की नीति सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करने वाली है? मोदी जी कुछ कह देंगे, रिएक्ट कर देंगे।
अग्रेसिव अंदाज में कब आएंगे? जड़ है ना, यस, कांग्रेस की जो जड़ है हाँ, वो इतनी मजबूत है कि वहां तक पहुंचना, क्या सोचना भी भारतीय जनता पार्टी को के लिए मुश्किल है। अच्छा, अभी उन्होंने कहा, अभी हमसे पहले एक वक्ता बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि जवाहरलाल, ये लोग बार बार नेहरू जी पे या फिर चले जाते हैं राहुल गांधी जी पे, इनका आज तक इन्होंने, मैं चुनौती देकर पूछता हूँ कि इन्होंने अपना एक भी पॉलिसी इस देश को दिया हो तो बताएं। ये सिर्फ नामकरण करते हैं, मनरेगा को जी राम जी। अरे अगर आप में क्षमता है तो पॉलिसी दीजिए इस देश को नया। आप कहते हैं 10 लाख के सूट पहनने वाले प्रधानमंत्री जो जनता के टैक्स पैसे से विदेश भ्रमण करते हैं, और विदेश नीति ऐसी है कि जब देखे तब ट्रंप आपकी बेइज्जती कर रहा है, अमेरिका जैसा राष्ट्र आपकी बेइज्जती कर रहा है, और आप घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, या भाजपा के उन कार्यकर्ता को जो यह कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु है, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं को जलाया जाता है तो उस पर मौन बैठे हुए प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। या असम की बात करते हैं तो असम में तो 2026 में चुनाव है ही। इन्होंने बिहार की बात किया कि जनता ने हमें वोट दी है। तो भाई साहब, एक कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। आपको जनता ने नहीं, आपको ज्ञानेश कुमार वोट दे रहे हैं। अच्छा, चुनाव के आपने 10-10 हजार रुपया जनता को जो दिया, ज्ञानेश कुमार आपका सीधा, देखिए क्या जरूरत था प्रधानमंत्री को एक नए कानून लाने के लिए कि जो पुराने या नए चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर है, वो अगर कुछ भी गलती करे फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सुरक्षा कवर प्रदान कर रहे हैं। और इसके बदले में ज्ञानेश कुमार जैसे लोग देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, और चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपया। रमन, ये प्रॉब्लम तो कांग्रेस बता चुकी है। रमन, ये प्रॉब्लम तो आप बता चुके हो फ्रॉम दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बीएमसी। सॉल्यूशन मैंने याद दिला रहा हूँ कि उन्होंने कहा है, रमन भाई, सॉल्यूशन अब सत्ता में तो नहीं है। आपने इधर उधर के आरोप लगा दिए, सीईसी के ऊपर भी, वो भी अपने पद पर ही हैं। फाइट कैसे करेंगे आप? हम तो फाइट, देखिए हम पहले भी कर रहे हैं। हम तो आज अगर आप पैटर्न ऑफ वोट ले लीजिए, 2 से 3% का या जो भी होता है, जो फर्क रहता है, हम हर रणनीति में इनके साथ चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं। यह कर रहे हैं कि इस देश में विकास हुआ है, सचमुच विकास हुआ है, क्योंकि रेल बिक रहा है। सचमुच विकास हुआ है इस देश में कि एयरपोर्ट अदानी को दिया जा रहा है। सचमुच विकास हुआ है कि जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर के यूनिट है, उसमें निजीकरण किया जा रहा है। या कह रहे हैं देश का विकास ही नहीं हुआ। तो भाई साहब ये बता दीजिए कि जिस जब देश आजाद हुआ, क्या कांग्रेस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है? क्या कांग्रेस निजीकरण के खिलाफ है? देखिए, ये प्राइवेटाइजेशन के जरिए देश में नहीं, वो नहीं, मुझे कांग्रेस का बता दीजिए। कम से कम दर्शकों को ये तो लगे कि ये गलत कर रहे हैं, तो कल हम राहुल गांधी को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस कहेगी नो प्राइवेटाइजेशन। आपको हम सीधी तौर पे कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से 100% तक करने वाली भाजपा देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट को विदेशियों के हाथ में और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है, जो देश हित में नहीं है। ये मैं सीधे तौर पर कहा, जो देश हित में नहीं है। तो इसका परिणाम आपने देखा होगा कि 65% एयरलाइंस में अपना अधिकार जमाने वाला इंडिगो ने अभी कुछ दिन पहले एयरलाइंस के क्षेत्र में भारत का क्या हालत कर दिया था। भारत सरकार को घुटनों के बल पर बैठा दिया। इंडिगो घुटनों के बल पर आना पड़ा ना सर। फिर उसके बाद अब नई एयरलाइंस आ गई है, शंख आ गई है, कितनी सारी आ गई है। अब उनसे भी तो हमें 2-4 होना पड़ेगा ना। आपने कुछ क्षेत्रों में ऐसा व्यवस्था कर दिया कि जो आपको वेरी नाइस मुद्दे आपके बहुत अच्छे, लेकिन मैं सॉल्यूशन और जनता के बीच में इसका मैसेजिंग कितना जा रहा है वो समझना चाह रहा हूँ। देवकी सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, देवकी दा प्लीज आप मुझे बताइए। अब ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, आपने भी कहा वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, मैं जरूर पढ़ूंगा उसको, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपने खुद ही कहा कि 135 सीटों पर कैसे जीते हैं, तो वो ठीक है, वो प्रॉब्लम है। सीईसी से प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स से प्रॉब्लम है, सीबीआई से प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन कहाँ और कैसे? जेनजी को आना पड़ेगा क्या? ये सॉल्यूशन तो मोदी जी को देना पड़ेगा। जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे तब तक वो सत्ता में बने। तो हम तो चाहते हैं कि 10-20 साल मोदी जी सत्ता में और बने रहें। अच्छा, 2047 का उन्होंने नारा दिया है। तो 10 साल कम से कम और बने रहना चाहिए। हो सकता है 2047 तक रहें वो। 75 साल का व्यक्ति जो है ये युवाओं को कहता है कि हमको 2047 तक का मौका दीजिए। मतलब यूथ को मौका नहीं मिलना चाहिए। मौका किसको मिलना चाहिए? जो खुद 75 साल के हैं
और जिन्होंने खुद 75 साल में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को रिटायर कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया गया 75 साल होने की वजह से, वो 2047 तक अपना जगह मांग रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री, मतलब मैं बना रहा हूं, 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, ये कह दिया गया है। अभी जो बात अमेरिका की चल रही थी, देखिए हम लोग अपने को अपनी पीठ थपथपा लें, अच्छी बात है, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति अपनी पीठ थपथपा सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है इस देश की? सच्चाई जब तक देश की नहीं समझी जाएगी, प्रॉब्लम को नहीं समझा जाएगा, तो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, कुछ भी सलूशन नहीं निकलने वाला। सिर्फ सत्ता से कुछ नहीं होने वाला है। हम जब 2014 में मोदी जी को जब इस देश ने लाया था, हम खुद मोदी जी के वोटर हैं, तो बहुत सोच करके लाया गया था कि एक ऐसा महामानव आ रहा है जो देश बदल देगा। लेकिन आज एजुकेशन का क्या हाल हो गया है? कभी इस पर विचार होता है? हम पॉलिटिक्स पर चर्चा करते रहते हैं, क्या इस पर मोदी जी ने कभी मोदी जी को एजुकेशन पर बोलते हुए सुना आपने? परीक्षा पर बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो। एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, घिसी पिटी पॉलिसी चल रही थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? कभी न्यू एजुकेशन मोदी जी एक परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उसके अलावा कभी एजुकेशन पर बात नहीं करते हैं। कभी गरीबी पर बात नहीं होती है क्योंकि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये हम देश विकसित देश की हम बात कर रहे हैं। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दम भी भरते हैं। अरे हम गरीबी में कितने नीचे चले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हमको नजर क्या आता है, हम आते हैं 1-2% लोगों को जो BMW खरीदते हैं, जो मर्सिडीज खरीदते हैं, जो डिफेंडर खरीदते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। हम मीडिया के लोग, अखबार से, टेलीविजन से गरीब की खबर गायब हो गई है। गरीब की खबर कोई चर्चा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो उस गरीब के पास स्मार्टफोन भी नहीं है कि वो सोशल मीडिया की खबर देख सके। उस गरीब के पास टेलीविजन भी नहीं है। दूषित पानी से मरने वाले कौन थे? गरीबी तो थे। तो उस पर चर्चा नहीं हुई। देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, उस पर कहाँ कितनी चर्चा हुई? इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर जिस राज्य में, जिस देश में पानी, जहरीला पानी पी करके लोग मर जा रहे हो, उस देश पे क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला? क्या एक शब्द उन्होंने उन बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करी? नहीं करी। क्या हम इसे क्या ये संवेदनशील मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता? इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? क्या ये भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये जो राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई संवेदना व्यक्त करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि सबको सत्ता चाहिए। केवल अगर हम जब सत्ता के पीछे भागते हैं तो हम इन सारे मुद्दों को छोड़ देते हैं। एक मंत्री ने क्या कहा एक पत्रकार से, ये फोकट की बातें छोड़ो, फोकट का सवाल छोड़ो। उसने एक पत्रकार को गाली दी। मंत्री यही सबके सामने सुना। फिर हम देखिए ना, हमारी ताकत देखिए, झुका दिया ना, माफी तो मांगी उन्होंने। फिर कहा गलती हो गई। कौन सी बात? उस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ऐसे मंत्री अगर भाई माफी मांगना कौन सी बात है? हमने अभी आपको गाली दे दी, मैं तुरंत माफी मांग लिया, बात खत्म हो गई। ये कोई बात होती है? अरे ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, मतलब देवकीदा कह रहे हैं कि विकास हो रहा है ऊपर 1 से 2%। उन्होंने डिफेंडर का भी नाम ले लिया, लैंड रोवर का भी नाम ले लिया, BMW का नाम ले लिया। संजय भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं। संजय भाई प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या सिर्फ एक ही दिशा में काम हो रहा है? उस सड़क पर जहां पहले हम लखनऊ यहां से जाते थे, कितने घंटे कमर तोड़वा के जाते थे, अब फैसिलिटी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा ना। देखिए रोहित भाई, अगर आंख बंद कर ले और शुतुरमुर्ग की तरह जाके अपना सैंड में अपना सर डाल दे, बोले दुनिया मुझे नहीं देख रहे, तो उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। और शुतुरमुर्ग को कभी कुछ दिखता नहीं, क्योंकि आंखें बंद करके सोचता दुनिया खत्म हो चुकी है। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन सब कर दिया था, एयरपोर्ट को बेच दिया। अरे मान्यवर, कम से कम प्रवक्ता हो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सत्यता पर आधारित चीजें बोलोगे। 2006 में मुंबई का एयरपोर्ट, 2006 में दिल्ली का एयरपोर्ट आपकी सरकार ने दिया था। 2008 में बेंगलुरु का एयरपोर्ट दिया था मान्यवर। बताओ, मैं गिन गिन के सबका बताऊं? नहीं हो जाके गूगल कर लो, नहीं समझ में आता है तो। अब विकास की बात हो रही, सबको डिफेंडर से प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा जो व्हीकल बिके हैं वो हिंदुस्तान ने पिछले 8-10 सालों में बेचे। सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन एक्सपोर्टर जो बना है वो भारत बना है। हम सब बातों को नहीं मानते, चलिए भूल जाइए। बहुत गरीबी आ गई है, इन्होंने बोला 72,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी। अरे सर सुन लो, बीच में देखो सर सुन लो, अरे सर सुन लो, नहीं तो अभी फिर बड़ी तकलीफ हो जाती है। मुझे
बोलने दे दोगे तो हम घर भेजते हैं बहुत प्यार से, ना संजय गेट प्लीज के प्लीज चपका के बैठा के मुंह बंद करके घर भेजते हैं पूरी तरह। तो सुन लीजिए, आपके बीच में कहीं नहीं बोलता, मैं किसी के बीच बोलता नहीं। अब आंकड़े दिए हो तो उम्मीद करो कि पूरे तरह से दुरुस्त हो। हम महंगाई की बात हो रही थी पिछले 10 साल में, महंगाई की बात हो रही थी, बड़े धमकी दे रहे हैं, धमकी नहीं संजय जी इतने अच्छे फैक्ट्स आप दे रहे हैं, मैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ। भाई साहब काहे इतनी तड़पन हो रही है, काहे इतनी व्याकुलता हो रही है? मैं प्रश्न, जब आपने बोला मैंने कुछ बोला नहीं, बोला मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था। दोनों व्याकुल हो गए, आंकड़े दूंगा, व्याकुलता बढ़ती जाएगी, घबराहट बढ़ती जाएगी। शांत रहिए, सुनिए। अब महंगाई की बात हो रही थी। देखिए आज का महंगाई दर ऑन एन एवरेज 4.5% पिछले 10 साल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आज जाकर के इनके एवरेज निकाल लीजिएगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 8.6% था इनके जमाने में 10 साल में। अब ज्यादा नहीं बोलते, 2013 का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिएगा, अरे मैं रेफरेंस देता हूं, आपकी तरह गलत नहीं करूंगा, एकदम बढ़िया रेफरेंस दूंगा। 2013 का टाइम्स ऑफ इंडिया जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा था? महंगाई दर कांग्रेस का शासनकाल में पिछले 2 साल में 153% बढ़ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, संजय राणा का आर्टिकल नहीं है। ठीक है, आप बताइए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है 72,000 से 1 लाख हो जाती है। डॉलर में कन्वर्ट कर दूं तो 2 लाख के ऊपर हो जाती है। मैं डॉलर पे नहीं आता। डॉलर का वैल्यू कितना हो गया बताएंगे? सोना कितना महंगा हुआ? अरे सर सुन तो लो, काहे बीच में बोले जा रहे हो, काहे? अब इनकी समस्या क्या है? विदेशियों का साथ है, हमेशा रहा है कांग्रेस का हाथ विदेशियों के साथ। तो विदेशी इनके हमेशा पूर्वज रहे, विदेशी हमेशा इनके नायक रहे, विदेशी हमेशा इनके नेता रहे। जो इनको तकलीफ होती है हिंदुस्तानी इंडस्ट्रीज, बताइए किस इंडस्ट्रीज को दे दिया? अरे अगर मान लीजिए बिहार में वोट का गड़बड़ हुआ है, ठीक है संजय भाई, क्यों नहीं जाते आपके पास? वोट में आंकड़े क्यों नहीं होते हैं? अरे जो हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञ साहब बैठे हैं, मिश्रा जी, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, तकलीफ है तो आंकड़े कहाँ हैं? महंगाई दर बता दो। आप बोल रहे हो कि 80 लाख लोगों को अनाज दे दे रहे भैया, अनाज सड़ जाए से अच्छा आदमी खा ले। ठीक है राणा सर, आपके पॉइंट्स आ गए, आपकी बातें सबने सुन ली। रमनदा, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों को निगली जा रही है, उसके बावजूद उसके गठबंधन की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आप बहुत अच्छा माहौल दे रहे हैं, लेकिन ना आप जीत रहे, ना आप अपने सहयोगियों को जीत दिला पा रहे। देखिए, चुनाव में हार और जीत होती है। हाँ, हम या हमारी पार्टी जी, हम पूरी तौर पे अपनी जो सही बात है, हम जनता से झूठे बातें जो झूठे बात भी करती है भाजपा, जुमला, हम जुमला नहीं दे रहे हैं जनता को। हम जनता के पास अपनी बातें ले जा रहे हैं। हमने जनता से झूठा 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, 15 लाख रुपया देने का वादा, ये सब नहीं किया है। इन्होंने किया था, जीता और पलटे भी। बिहार में देखिए, बिहार की जनता ने वोट दिया और दूसरे दिन से ये बुलडोजर लगा के वहां के गरीब जनता के घर तोड़ने लगे। दूसरी बात रही तो बिहार में ये निगलना चाह रहे थे नीतीश कुमार की पार्टी जी को, जेडीयू को, लेकिन उन्होंने निगलने नहीं दिया, क्योंकि और ये उनके गले की हड्डी है। उगलते बन रहा है ना, उगलते बन रहा है। असम में आप आ जाइए, असम में यूपीपीएल बीटीआर में टेरिटोरियल रीजन में यूपीपीएल इनकी अलायंस पार्टी था। इन्होंने लगभग उसे खत्म कर दिया। असम गण परिषद 2 टुकड़े पर होने पे आ गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना को उन्होंने 2 टुकड़ा कर दिया। एनसीपी से देखिए, उसको भी 2 टुकड़ा कर दिया। ठीक है, चिराग पासवान की पार्टी आप भूल गए, उनको 2 टुकड़ा कर दिया, जो आप कहते आए हैं हमेशा। असम में भी रीजनल पार्टी को खाते जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी लता है, वो जो जिस पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती है, उस पेड़ को ही निकल जाती है। भस्मासुर है ये पार्टी। इसे जिसने आशीर्वाद देकर अपने पास बैठने दिया, तो यही आरोप रमन जी, यही भस्मासुर वाला आरोप तो बीजेपी राहुल जी पर नहीं लगाती कि कभी अखिलेश जी के साथ आए उनकी साइकिल पंचर, तेजस्वी जी के साथ आए उनका सब कुछ पंचर, कुछ नहीं बचा, बिहार जैसे स्टेट में कुछ नहीं बचा। तेजस्वी जी या बिहार में जो भी पार्टी या बिहार ही नहीं, देश में कभी भी कांग्रेस पार्टी ने अग्रासन की राजनीति नहीं की है। कभी भी अपने जो पार्टी हमारे साथ अलायंस है उनको निगलने का प्रयास नहीं किया है, उनको 2 टुकड़ा नहीं किया है। बहुत अच्छी पार्टी है कांग्रेस। की नीति है जो तोड़ती है। पार्टी बहुत शानदार है, कांग्रेस कुछ नहीं करती। भास्कर दा, प्लीज आप मुझे बताइए, भास्कर दा, वो बहुत संगीन आरोप नहीं लगा रहे कि गठबंधन की पार्टियों के कंधे पर आप चढ़ते हैं, उसके बाद उसी कंधे को काटना शुरू कर देते हैं। वो शिवसेना का जिक्र कर रहे हैं, एलजेपी का जिक्र कर रहे हैं, अकाली दल का जिक्र कर रहे हैं, एंड सो ऑन।
रोहित जी, ये कांग्रेस अभी, अगर कांग्रेस किसी भी प्रवक्ता से पूछिए, वो कांग्रेस छोड़कर सबकी बात करते हैं। एक दफा ऐसा था कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस के साथ कौन है, और आज लोग कहते हैं कांग्रेस किसके साथ है। ये पार्टी, राहुल गांधी ने पार्टी को ऐसा जगह खड़ा कर दिए है कि कांग्रेस इज अ टेल एंडर। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा किसी और की बात नहीं करती है। सुनिए, मैं चुपचाप रहने मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप रह सकता हूँ। मैं सुन रहा था, आपका बेवकूफी सुन रहा था। जिस पार्टी ने दावे करते हैं कि एक नेशनल पार्टी है, उसके वोट परसेंटेज कहां पे आके रुक गई है। बिहार में आपके वोट परसेंटेज कितना है, महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज कितना है। ये ढकोसला जो आप चला रहे हैं ना, इसको बंद कीजिए, जनता की आवाज सुनिए, और आपके जो एनआरआई जो लीडर है ना, उनको बोलिए कि मुद्दे पे काम करने के लिए। रमन जी, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे आप बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या हुआ। मैं 4 डेवलपमेंट सुना देता हूँ इस देश का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, टॉलेस्ट स्टैच्यू बना दिया, कांग्रेस का लीडर थे माननीय पटेल जी, उनके स्टैच्यू भाजपा ने बनाया, नरेंद्र मोदी ने बनाया। आज आपका वो जो गुजरात का जो लीडर था अमित पटेल नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बताया। आज अटल टनल, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है, वो हमने बनाया। चेनाब ब्रिज, आपके टाइम पे शुरू हुआ था चेनाब ब्रिज, उसको खत्म हमने किया, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज। जोजिला टनल, एशियाज लॉन्गेस्ट टनल। 4 इंडेक्स आपको मैंने दिया। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस ने 50 साल एकाएक राज करके क्या बनाया। आईआईटीओ बनाया, आज आईआईटी जहां पे खत्म हुई, नंबर ऑफ आईआईटी खत्म हुआ, उससे दुगुना हो चुका है। आज आईआईटी जो जहां पे आप कांग्रेस बनाए थे, वहां 3 गुना हो चुका है। आजादी के समय 7% आपने सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति किया। रमन जी, आपने तुष्टीकरण का राजनीति किया और कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का राजनीति के सिवा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया, कांग्रेस ने बहुत काम किया है, नो डाउट किया है, काम तो किया है। देवकी सर प्लीज आप आ जाइए। अब देवकी सर, क्योंकि अब तो सबकी निगाहों में 2026 ही है ना फिलहाल तो। देवकी सर, सबकी निगाहों में 2026 है। एक वक्त पर जब आप लोग रहा करते थे, हम लोग आपको देखते थे, सुनते थे, हम बड़ा सुनते थे आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी। वो है अभी भी कहीं राजनीति में, या इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी? नहीं, राजनीति में आइडियोलॉजी का कोई स्थान नहीं रहा ना। ठीक है, आइडियोलॉजी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आइडियोलॉजी थी, लेकिन 2014 के बाद सारी आइडियोलॉजी जो है घर पर रख दिया गया है। उससे लोग टांग दिए हैं, खूंटी में कहा जाता है हम लोग यहाँ गांव में, तो खूंटी पर टांग दिया गया है उसको। अब नो आइडियोलॉजी, अब सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा है, पावर है, सत्ता चाहिए, किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। भाई देखिए क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होता है या देश का जो भी नेता होता है, वो चाहता है कि विपक्ष भी मौजूद रहे सदन में। विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो सदन में क्या चर्चा होगी, आप बताइए। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो क्या बीजेपी मुक्त भारत का कभी किसी ने बात करी? नहीं करी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तब से कांग्रेस मुक्त भारत का बात हो रही है। क्यों भाई कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए? क्यों होना चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। क्या कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जितना किया है उसका 15 साल 2029 में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 10 साल 11-12 साल हो चुका है प्रधानमंत्री जी को। लेकिन क्या हुआ है देश में? क्या कितने आईआईटी बने हैं देश के भीतर? कितने, अभी मूर्तियों की बात हो रही थी, कोई साहब कह रहे थे कि मूर्तियां बनवा दी। अरे भाई, मूर्ति से क्या भला होने वाला है देश का? देश का एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं सही होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे लोग पढ़ेंगे? आज विदेश में लोग जाकर के पढ़ रहे हैं, भारत छोड़ करके विदेशों में बसना चाह रहे हैं। आज दिल्ली में पोल्यूशन की बात नहीं हो रही है। 450-500 AQI क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? दिल्ली में जो जमुना की बात हो रही है, जमुना में पानी झाग फैला हुआ है, इस समय भी फैला हुआ है। इस समय भी, आज की तारीख में भी 350-400 AQI क्यों है? ठीक है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है दिल्ली में। अब सरकार बदल गई है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यही मीडिया दिन भर AQI चलाता था, साइड में विंडो चलती थी कि इतना AQI आज हमारे चैनल पे तो चलता है था।
देवकीदा चलता है, अपने चैनल पे चलता है, स्पेसिफिक स्लॉट है जब हम हमारा AQI चैनल, ये तो दिखाते हैं। हमारा ही चैनल है, इतना इसकी, ये तो हमारा ही चैनल है, तो ये चल रहा है। लेकिन 95% चैनल पर ये नहीं चलता है, मैं ये कह रहा हूँ। 95% चैनल है जिस पर नहीं देश में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पर भी मैं खुलकर बात करूंगा आपसे। 10 सेकंड्स और दे रहा हूं, कंक्लूड कर दीजिए देवकीदा। मीडिया पर जो सेंसरशिप लगी है, मेरा ऐसा मानना है कि यह देश अगर गर्त में जा रहा है तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मीडिया है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो देखिए क्या है कि मोदी जी तो चाहेंगे कि पूरा देश में 543 लोकसभा सांसद उन्हीं के जीत करके आए, कोई दूसरा बैठने ना पाए, उनको चाहना भी चाहिए। लेकिन देश का जो मीडिया है वो सच नहीं दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं मीडिया क्या चाहता है और मोदी जी क्या चाहते हैं, इस बीच में सबसे बड़ा फैक्टर तो वही रहेगा ना कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहे तो 543 दे दे, जनता चाहे तो 54 भी ना दे। संजय जी प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए मेरा शो, आई एम गोइंग ओवर। लेकिन जो बात देवकी जी कह रहे हैं, वन पार्टी डोमिनेंस, इज इट ओके? बस सर मैं 30-40 सेकंड में कंक्लूड कर दूंगा। सबने बड़ी एजुकेशन की बात एपी जी ने की, सम्मान करता हूं, लेकिन एजुकेशन बजट इनके साल में क्या था? आखिरी में 65,000 करोड़ था, आज के दिन में 1,28,000 करोड़। आपके जमाने में सिखाया जाता था अकबर द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट, अब हम पढ़ रहे राणा प्रताप द ग्रेट, तो उसमें बुराई लग रही है आपको। अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दों पे। देखिए ऐसा होता है कि ना, जब आप बात करते हैं कि मीडिया पे अंकुश लग गया, अरे मीडिया पे कहाँ अंकुश लग गया था? अंकुश तो आपके जमाने में लगा था, हारमोनियम बजाने पे बैन था, हारमोनियम पे बैन था, मजनू सुल्तानपुरी को जेल में डाल दिया गया था, 1 साल के लिए उन्होंने गाना गा दिया था, तो बैन तो आपके जमाने में था। हम तो सिंपल बोलते हैं, सत्यता पे बात होनी चाहिए। हम दोनों राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमको फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। अगर मोदी जी कहीं गलत काम कर रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, लेकिन हमारा विपक्ष सो चुका है, विपक्ष में कोई काम ही नहीं हो रहा। मैं तो चाहता हूं राहुल गांधी आगे बढ़े, लेकिन राहुल गांधी देश पे तो रहे, देश में रहते नहीं तो आगे कैसे हम उनको बढ़ाएंगे? जब हम आगे बढ़ाने जाते हैं विदेश चले जाते हैं। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहे हैं संजय भाई, संजय दा आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहे हैं, लेकिन आपके फैक्ट्स मुझे अच्छे लगे, आई हैव नोटेड डाउन, इस पर भी मैं आगे बात करूंगा। भास्कर दा 10 सेकंड दे पाऊंगा? 10 सेकंड बस। 10 सेकंड में ही अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता या मित्र कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये कांग्रेस है क्या? मैंने अपने आप फटाफट बना लिया। सी फॉर करप्शन, अरे फॉर ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स, एन फॉर नेगेटिव पॉलिटिक्स, जी फॉर टुकड़े टुकड़े गैंग पॉलिटिक्स, अरे आर फॉर ह्यूमर पॉलिटिक्स, ओके, ई फॉर एक्सक्लूसिव नॉट इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, एस फॉर द सत्रह रीजनल 17 पॉलिटिक्स, ओके, कि मैं केंद्र में रहूंगा, रीजनल पार्टी अपना काम करे, ओके, और स्पेकुलेटिव पॉलिटिक्स। ये सारे कांग्रेस आपने डेफिनेशन दे दी। अभी मैं शो को लंबा कर दूंगा। रमन दा भी मुझे बीजेपी के कई सारे डेफिनेशन बता देंगे रमन दा, लेकिन आज मुझे वक्त इतनी ज्यादा दे रहा है, ये चीजें ड्यू रही। रमन भाई आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आज वक्त इतनी ज्यादा दे रहा। थैंक यू सो मच रमन दा, आप जुड़े मेरे साथ। भास्कर दा थैंक यू सो मच। संजय जी प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो, थैंक यू सो मच। देवकी दा ऑलवेज थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू सो मच। तो 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ बात नहीं करता, विकास भी करता हूं। इसीलिए जब जहां जाते हैं बड़े तोहफों के साथ जाते हैं। बड़ी बात यह है विपक्ष के पास इसकी काट है या नहीं है, विपक्ष को खुद सोचना पड़ेगा। 5 की पड़ताल में इतना ही। नमस्ते।